करोड़ वाले देश की जमीनी हकीकत की बात की जाए तो बेरोजगारी वाला देश, जबकि हकीकत यह है कि भारत की इसी आबादी का फायदा उठाने के लिए विदेश के लोग भारत में अपना व्यवसाय स्थापित करते हैं। 140 करोड़ आबादी वाली देश में बेरोजगारी की मार सिर्फ इसलिए है कि मानव संसाधन का सही तरह से प्रबंधन नहीं किया गया है, और इसके लिए न केवल एक सरकार दोषी है बल्कि सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना दोषी है। भारतीय प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। भारत के हर गली में अगर आप जाएं और कोई प्रतिभा ना मिले तो अपने माथे पर जूते मार लेना, लेकिन उस प्रतिभा और टैलेंट का सही उपयोग नहीं हो पाता, और यही वजह है कि देश में बेरोजगारी चरम पर है। आज देश को अपनी आज़ादी सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को याद आती है। देश प्रेम का दावा मजदूर से लेकर भारत के उद्योगपति तक करेंगे, लेकिन देश प्रेम के हित में जब काम करने की बारी आएगी तो शायद ही सभी आगे आए। देश प्रेम का मतलब केवल विदेशी ताकतों से अपने देश की हिफाजत नहीं है, बल्कि देश के नागरिकों से प्रेम देश प्रेम है। देश के मिट्टी और प्रकृति से प्रेम देश प्रेम है। लेकिन बात जब देश के नागरिकों से प्रेम की आती है तो एक खामोशी सी छा जाती है। राष्ट्र प्रेम में योगदान देने के लिए आपको दिल्ली और मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही सीमा पर जाने की जरूरत है। आप जहां हैं वहां से अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हम आज जिस शांति व्यवस्था में जी रहे हैं उसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। प्राणों की आहुति देना फिर भी आसान लगता है। शरीर से प्राण एक बार निकल जाते हैं, लेकिन असल संघर्ष वहां होता है जहां हर दिन जीते हुए संघर्ष किए जाते हैं, लोहा लिया जाता है आज़ादी के लिए, और हम या आप उनका नाम तक नहीं जानते। हम उनका नाम भी नहीं जानते हैं। क्या ये आवश्यक नहीं है कि हम उनके बारे में जानें और लोगों को बताएं? यह हमारा उनके प्रति एक श्रद्धांजलि है, उस त्याग, समर्पण और जज्बे के प्रति जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने जीवन दांव पर लगाया, हर दिन का सुख चैन को अस्वीकार किया, भारत के बेहतर भविष्य के लिए, जो भविष्य हम और आप हैं। हौसाबाई एक नाम है। यह नाम एक महिला का है, और यह महिला है महज 14 साल की। आज 25 और 30 साल में भी वह जज्बा और वह हौसला पैदा नहीं हो पाता है जो हमारी दादी और परदादी के समय में 12-14 साल में हुआ करता था। आखिर कुछ तो रीजन है, और यह रीजन पारिवारिक और सामाजिक संरचना और ढांचे में है। क्या यह हमारी देशभक्ति की भावना पर धिक्कार नहीं है? महज 14 साल की हौसाबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। वे अंग्रेजों के रेलों को लूटने में अहम भूमिका निभाती, उनके थाने से हथियार लूटने में, और जब अंग्रेज सरकार को यह सब मालूम पड़ा तो उन्होंने सजा भी दी, और उस सजा को हौसाबाई ने हंसते हंसते झेल लिया। आखिर क्यों? आज लोग एक मुसीबत नहीं झेल पाते हैं, अपनों के लिए उदार दिल नहीं दिखा पाते हैं, और उन्होंने देश के लिए संघर्ष किया, और आज भी लोग उनका नाम तक नहीं जानते हैं। क्या यह हमारी देशभक्ति की भावना पर धिक्कार नहीं है? एक से एक कहानी और संघर्ष ऐसे हैं, वह भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, आंखों से आंसू आ जाएंगे, और वे कहानियां आपको हिम्मत और हौसलों से भर देंगे। पैसों की तंगी में भूखे रहकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। लोग कहते हैं कि पैसे की तंगी में क्या कर सकते हैं। पैसे की तंगी वह है जो अपनों से अपनों को भी अलग कर देती है, लेकिन हौसाबाई और उनके परिवार ने पैसों की तंगी में भूखे रहकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। देश को आज़ादी मिलने के लिए संघर्ष किया, और इस संघर्ष में अपनी सारी संपत्ति गंवा दी। अंग्रेजों ने उनके सारे संपत्ति पर कब्जा कर लिया। हाल यह था कि खाने तक के लिए लाले पड़ गए, मगर इस परिवार ने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। जरा सोच कर देखिए कितनी बुलंदी थी उनके अंदर, देश के लिए मर मिटने से भी अधिक कितनी गहरी भावना थी उनके अंदर, और इससे भी अधिक कि उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था कि लोग और देश उनका नाम भी जानेंगे। बस उन्होंने अपनी निष्ठा से संघर्ष किया। आज के दौर में अगर उन परिस्थितियों से तुलना की जाए तो उन्होंने जो संघर्ष और जज्बा देश के लिए दिखाया था, वह जज्बा और वह संघर्ष हम खुद के लिए नहीं कर पाते हैं। आखिर क्यों? क्या यह सवाल कभी आपके जहन में आया? ब्लाउज तक खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन देश के लिए संघर्ष करने से एक कदम तक पीछे नहीं किया। हौसाबाई की दादी का ब्लाउज फट गया था, पैसे नहीं थे कि ब्लाउज खरीद सके। अपने बेटे की पुरानी लुंगी फाड़ कर उसके 2 टुकड़े करके उससे 2 ब्लाउज बनाए।
बाद में जब थोड़े पैसे हुए तो उनके लिए ब्लाउज खरीदा गया, लेकिन नए ब्लाउज को उन्होंने छुआ तक नहीं। भारत की महिला पर्दे के पीछे से जो त्याग समर्पण की कहानियां गुमनाम तरीके से अपने जीवन में लिख जाती हैं, जिसे यह दुनिया जानती तक नहीं है। ये भारतीय स्त्रियां जानती हैं कि उनके इस ऊंची भावना को कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी यह जानते समझते हुए भी वे अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए पर्दे के पीछे से अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए सब कुछ कर गुजरती हैं। जिसे जाना जाए तो आपके जहन में उन महिलाओं के प्रति एक ही शब्द निकलेंगे, महानता। आज़ादी मिलने के बाद उनकी संपत्ति भी वापस हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने रंगीन ब्लाउज नहीं पहनी। 1963 में अपनी मृत्यु तक हौसाबाई के घर को 1929 में जब्त किया गया। सारी संपत्ति ले ली गई। रहने के लिए पूरे परिवार को बस एक छोटा सा कमरा दिया गया और खेत भी ले लिए गए। मामा ने 2 जोड़ी बैल दी, जिससे उस बैलगाड़ी के जरिए गुड़, मूंगफली और अनाज बाजार तक पहुंचाने का धंधा करने लगा उनका परिवार। गांव वालों में इतना डर था कि कोई उन्हें नमक तक नहीं देता था, बात करना तो दूर की बात है। गांव के पंसारी ने इनकार कर दिया तो उनके परिवार ने गुलर को पकाकर उसकी सब्जी खाने लगे। अब तक आपने सुना होगा कि किसी एक शख्स ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, यातनाएं सही, लेकिन यह कहानी उस बात की मिसाल है कि कैसे देश की आज़ादी के लिए पूरा परिवार यातनाएं सहता है लेकिन घुटने नहीं टेकता। इस परिवार में एक बूढ़ी औरत भी यातनाएं सहती हैं लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करती हैं। वह कहानी, वह प्रेम की पराकाष्ठा की कहानी जो अपने लिए और अपनों के लिए नहीं थी, राष्ट्र के लिए थी। साल 1943 में महाराष्ट्र के सांगली जिले की रहने वाली हौसाबाई तूफान सेना की सदस्य थी। तूफान सेना सतारा जिले की एक समानांतर सरकार या ब्रिटिश सरकार की सशस्त्र इकाई थी, जिसने साल 1943 में ब्रिटिश सरकार से आज़ादी का ऐलान कर दिया था। ब्रिटिश सरकार का मुख्यालय कुंडल में हुआ करता था। ये किसानों और मजदूरों का एक संगठन था। इसके अंतर्गत करीब 600 गाँव आते थे, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की अधीनता मानने से इनकार कर दिया था। जाने माने पत्रकार पी साईनाथ अपनी किताब द लास्ट हीरोज फूट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम में लिखते हैं, ब्रिटिश सरकार और तूफान सेना दोनों 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उभरे थे, जिनका आज़ादी की परंपरागत लड़ाई से मोहभंग हो चुका था। वे एक तरह की समानांतर सरकार चला रहे थे, जिसे उस इलाके के लोग वैध सरकार मानते थे। उस जमाने में सतारा एक बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, जिसका वर्तमान सांगली जिला भी हिस्सा हुआ करता था। हौसाबाई को हौसाताई भी कहा जाता था। सन 1943 से 1946 के बीच वह क्रांतिकारियों के दल की सदस्य थी, जो ब्रिटिश ट्रेनों पर हमला करते थे, पुलिस थानों से हथियार लूटते थे और अंग्रेज अफसरों के ठहरने के लिए बने डाक बंगलों में आग लगाते थे। तूफान सेना के सदस्य रहे भाऊ लाड ने एक इंटरव्यू में बताया था, तूफान सेना अक्सर रेलवे लाइन पर बड़े पत्थर रखकर ट्रेनों को रोक लेती थी। ट्रेन के रुकने के बाद उसके लोग आखिरी डिब्बे के पीछे भी पत्थर रख देते थे ताकि ट्रेन पीछे भी न जा सके। उनके पास हंसिया, लाठी और हाथ से बनाए गए बम हुआ करते थे। उस जमाने में ट्रेन के मुख्य गार्ड के पास बंदूक हुआ करती थी, लेकिन लोग उसे काबू में कर लिया करते थे। तूफान सेना का काम ट्रेन से भेजे जा रहे धन को लूटना होता था। एक बार उन्होंने इसी तरह ट्रेन रोककर 5,51,000 रुपये लूटे थे, जो उन दिनों बहुत बड़ी रकम थी। इस तरह लूटा हुआ धन प्रति सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों को जाता था। पुलिस वालों की गैर हाजिरी में हौसाबाई के साथियों ने थाने को लूट लिया था। वे वहां से 4 बंदूकें और कारतूस लेकर फरार हो गए थे। हौसाबाई और उनके नकली शराबी पति और भाई ने पुलिस को चकमा देने के लिए लड़ाई का ड्रामा किया था। उस समय हौसाबाई की उम्र 17 साल की थी। उनकी शादी हुए 3 साल हो चुके थे और उनका एक बच्चा भी था। उस घटना के करीब 74 साल बाद सांगली जिले में अपने गांव विता में दिए एक इंटरव्यू में हौसाबाई ने हंसते हुए कहा था, मैं अब भी अपने नकली पति से बहुत नाराज हूँ, जिसने लड़ाई को असली दिखाने के लिए मुझे बुरी तरह से पीटा था। मैंने बाद में उसे मुझे बुरी तरह से पीटने के लिए उलाहना भी दिया, लेकिन उसका कहना था कि लड़ाई को वास्तविक दिखाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। पुलिस वालों को थाने से बाहर निकालने के लिए यही एक तरीका था। हौसाबाई और इस कथित लड़ाई में भाग लेने वाले 2 अभिनेता तूफान सेना के सदस्य थे। हौसाबाई का जन्म 12 फरवरी 1926 को हुआ था। सिर्फ 14 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था। साल 1944 में उन्होंने गोवा में पुर्तगाल सरकार के खिलाफ भूमिगत आंदोलन में भी भाग लिया था। जब हौसाबाई सिर्फ 3 साल की थी
तब उनकी मां का निधन हो गया था। तब तक उनके पिता ज्योतिबा फूले और महात्मा गांधी से प्रभावित होकर आजादी की लड़ाई में कूद चुके थे। उनके पिता ने गांव के लेखपाल की नौकरी छोड़कर अपना पूरा समय आजादी की लड़ाई को देना शुरू कर दिया था। उनके खिलाफ सरकार ने गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए थे, इसलिए उन्हें भूमिगत रहकर अपना सारा काम करना पड़ता था। वह गांव-गांव घूमकर लोगों को विद्रोह करने के लिए कहते थे। साल 1944 में हौसाबाई और तूफान सेना के उनके साथियों ने गोवा में भी एक अभियान में भाग लिया। उनको अपने एक साथी को जेल से छुड़वाने की जिम्मेदारी दी गई, जिसको वहां से 17 हथियार पहुंचाने के दौरान पुर्तगाली पुलिस ने पकड़ लिया था। उस जमाने में भारतीय क्रांतिकारियों के लिए खास तौर से जो महाराष्ट्र में सक्रिय थे, गोवा से हथियार खरीदना आम बात थी। गोवा में भारत के दूसरे हिस्सों की अपेक्षा हथियार खरीदना आसान हुआ करता था। जब गोवा से हथियार लाने के दौरान उनके एक साथी बाल जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो तूफान सेना के संस्थापक और नेता जीडी बाबू लाड ने जोशी को छुड़ाने के अभियान में खुद भाग लेने का फैसला किया। उनके साथ हौसाबाई भी गईं। पी साईनाथ लिखते हैं, हौसाबाई पणजी जेल में बाल जोशी से मिलने में कामयाब रही। वह उनकी बहन बनकर उनसे मिली। उन्होंने उनके वहां से बच निकलने की योजना एक कागज पर लिखी और उसे अपने जूड़े में छिपाकर उनके पास ले गई। इसके अलावा उन्हें तूफान सेना के वे हथियार भी उठाने थे जो अभी तक गोवा पुलिस के हाथ में नहीं पड़े थे। आधी रात को पेट के बल लेटकर एक लकड़ी के सहारे तालाब पार की अंग्रेजों से बचने के लिए हौसाबाई ने में हुई लूट से पहले पुलिस वालों ने हौसाबाई को देख लिया था, इसलिए तय किया गया कि वह रेल के बजाय जमीन के रास्ते वापस लौटेंगे। इसका मतलब था घने जंगलों के बीच मीलों पैदल चलना। हौसाबाई ने याद किया, चलते चलते हम मांडवी नदी के किनारे पहुंच गए। नदी पार करने के लिए वहां कोई नाव नहीं थी। हमारे पास नदी को तैर कर पार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं तालाब में जो तैरने की आदत तो थी, लेकिन इतनी बड़ी नदी में तैरना मेरे बस की बात नहीं थी। तभी हमें वहां मछली के जाल के अंदर लिपटा हुआ लकड़ी का एक बक्सा दिखाई दिया। उस बक्से के ऊपर पेट के बल लेटकर आधी रात को मैंने वह नदी पार की। हमारे दूसरे साथी हमारे साथ साथ तैर रहे थे। जरूरत पड़ने पर वे उस लकड़ी के बक्से को सहारा दे देते थे जिस पर मैं लेटी हुई थी। नदी पार करने के बाद हम जंगल के रास्ते आगे बढ़े और 13 दिन पैदल चलकर अपने घर वापस पहुंचे। कुछ दिनों बाद बाल जोशी अपने साथियों की मदद से जेल से निकल भागने में कामयाब रहे। इसमें उस कागज की बहुत बड़ी भूमिका थी जिसे हौसाबाई अपने जुड़े में छिपाकर जेल ले गई थी। भवानी नगर पुलिस थाने के मामले और गोवा अभियान से पहले हौसाबाई की भूमिका तूफान सेना के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की होती थी। वह पता लगाया करती थी कि किस डाक बंगले पर कितने पुलिस वाले मौजूद हैं, वे कब आते और कब जाते हैं, वे कौन सा समय है जब उन पर हमला करना आसान होगा। डाक बंगले पर आग लगाने का काम दूसरे दल का हुआ करता था। पी साईनाथ लिखते हैं, अंग्रेज सरकार की प्रशासनिक मशीनरी में इन डाक बंगलों की बहुत बड़ी भूमिका हुआ करती थी। इनके नष्ट हो जाने से उस इलाके के प्रशासन में व्यवधान उत्पन्न हो जाया करता था। 23 सितंबर 1921 को 95 साल की उम्र में हौसाबाई ने इस दुनिया को अलविदा कहा। भारत की आज़ादी की लड़ाई की महागाथा में हौसाबाई को जो स्थान मिलना चाहिए था वह कभी नहीं मिला। इतिहास की किताबों में भी उनकी अनदेखी की गई। महाराष्ट्र के इतिहास की किताबों में कहीं कहीं प्रति सरकार का तो मामूली जिक्र मिलता भी है, लेकिन तूफान सेना के कारनामों को बहुत जल्दी भुला दिया गया। इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं प्रेस बिहार, मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।